ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण विवाद और कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच दिल्ली पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। इस पर क्या डिटेल हमारे पास है, आपको विस्तार से आगे बताने वाले हैं। अभी जेल में ही रहेंगे 2020 दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, हालांकि बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आधी रात से सुबह तक चलती रही कटियाबाजों के ठिकानों पर रेड, कई धार्मिक स्थलों पर भी छापेमारी हुई है। और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बदमाशों ने कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा के रख दिया। सरेआम एक व्यक्ति को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा, परिवार वालों की भी पिटाई की गई है। क्या और जानकारी है इस पर, आगे डिटेल में आपके सामने पूरी खबर होगी। अब बात करेंगे केरल की, जहां तेज रफ्तार और गलत लेन के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार और कार ड्राइवर दोनों घायल हो गए हैं। इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी सामने आया। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने बाइक को गिरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तेज रफ्तार ने ये भयानक एक्सीडेंट करा दिया। कार फुल रफ्तार में थी तो सामने से बाइक वाला भी हवा से बातें करते आ रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने सामने कार दिखी तो ब्रेक लगाते ही हादसा हो गया। रोड पर सब कुछ सामान्य था। अचानक कार की लेन में तेज रफ्तार बाइक आ गई। बाइकर ने बचने के लिए ब्रेक लगाए, क्योंकि दूसरी तरफ बस थी और सामने कार, लेकिन तेज ब्रेक के चक्कर में बाइक फिसल गई। बाइक वाला तो फिसला ही, बाइकर को बचाने के चक्कर में कार जाकर एक घर से टकरा गई। हादसे में बाइकर और कार ड्राइवर दोनों को चोट आई। वजह साफ है, तेज रफ्तार में वाहन चलाना। बिहार के भागलपुर में भी रॉन्ग साइड से आई कार ने कोहराम मचा दिया। कार ने सही लेन में जा रहे साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में घायल साइकिल सवार को गंभीर हालत में आईसीयू में एडमिट किया गया। कार आई और उसने साइकिल में जोरदार टक्कर मारी। ऐसा लगा मानो कार ड्राइवर साइकिल सवार को मारने के लिए ही आया हो। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार कार के ऊपर से होते हुए उछलकर आगे जाकर गिरा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार रॉन्ग साइड से आई और टक्कर हो गई। वो तो गनीमत रही कि कार ई रिक्शा से नहीं टकराई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में घायल साइकिल सवार को सिर में गंभीर चोट के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना तिलक मांझी थाना इलाके की पुलिस लाइन रोड की है। महाराष्ट्र के धुले में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और वहां पर हिंसक झड़प शुरू हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और हाथों में लाठी डंडे लेकर गुरुद्वारे में दाखिल हो गए। जबकि कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरा मामला गुरुद्वारे के पूर्व प्रमुख बाबा धीरज सिंह खालसा की हत्या से जुड़ा बताया गया। हत्या के पीछे रणवीर सिंह का हाथ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिन्होंने पिछले 2 दिन से गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा था। इसी बात से नाराज कुछ लोग गुरुद्वारे पहुंचे, जहां हंगामा हो गया। आरोप है कि गुरुद्वारे से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी का संभल एक बार फिर छावनी में तब्दील नजर आया। बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें डीएम, एसपी के साथ साथ एडिशनल एसपी, अपर जिलाधिकारी, 4 सीओ, 3 एसडीएम समेत पीएसी और कई थानों की फोर्स मौजूद थी। कटियाबाजों को पकड़ने के लिए खुद पीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई सड़क पर उतरे तो बिजली चोरों में खलबली मच गई। ये रकम पेपर तार इधर बिजली विभाग की टीम गली गली घर घर गई और बिजली कनेक्शन की जांच की। चाहे कोई धार्मिक स्थल हो या फिर मकान,
जहां भी चोरी पकड़ी गई वहां प्रशासन बराबर न्याय किया। बिजली लाइन कट कर दी गई, लेकिन एक घर तो ऐसा मिला जो बिजली चोरी का पावर हाउस बना था। काफ़ी चोरी पकड़ी गई, लेकिन एक दो जगह ऐसी है जहाँ पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था। बिजली चोरों के खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी है। लाइन तो पहले ही काटी जा चुकी है, अब FIR भी दर्ज कराई जा रही है। ऊपर से जुर्माना जो लगेगा वो अलग। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस अगर वक्त पर सक्रिय नहीं हुई होती तो 6 साल के मासूम की जान जा सकती थी, क्योंकि ज्यादा धन पाने के लालच में बच्चे की बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन बलि देने से चंद मिनट पहले पुलिस तांत्रिक के पास पहुंची और बच्चे को बचा लिया। अपने मासूम को सकुशल पाकर घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बच्चे को गले से लगाकर रोने लगी। ठीक है, मिल गया ना आगे आपका बच्चा। बाप रे, बता नहीं सकते हम लोगों को इतनी खुशी है ना इस बच्चे की। बच्चे को बचाने के लिए पुलिस की 8 टीम लगाई गई थी। संदिग्ध नंबरों की जांच और मोबाइल की लोकेशन से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपी तंत्र मंत्र से धन कमाने की लालच में एक तांत्रिक के संपर्क में था। बलि देने के लिए तांत्रिक खंडवा के पुनासा में एक किराए के कमरे में छिपा था। जब हमने उस जगह की घेराबंदी की तो वो बच्चा हमको सकुशल बरामद हुआ और वो व्यक्ति वहाँ मौके से फरार हो गया। लेकिन रात में पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के झांसी में सर्राफा व्यापारियों का एक फैसला चर्चा में है। सर्राफा व्यापारियों ने कहा है कि अब वो किसी भी बुर्कापोश या घूंघट रखने वाली महिला को गहने नहीं बेचेंगे। दुकानदारों का कहना है कि जो भी महिला चेहरा ढककर दुकान में आएगी उसे गहने नहीं दिखाएंगे और ना ही उन्हें बेचे जाएंगे। सर्राफा व्यापारियों की दलील ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए, झांसी में सर्राफा की तमाम दुकानों पर बाकायदा इससे जुड़े पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बुर्के और घूंघट में आने वाली महिलाएं अक्सर गहनों पर अपना हाथ साफ कर देती हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी होती है, लेकिन बुर्का या फिर घूंघट होने की वजह से चोर का पता नहीं चल पाता। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी स्टोर्स पर चोरी और लूट की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। कई जगहों से आई रिपोर्ट और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में बुर्का या घूंघट में आने वाली महिलाएं गहने चुराती नजर आई थी। राजधानी दिल्ली में कुछ लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की और यह मामला लक्ष्मी नगर इलाके से सामने आया, जहां जिम विवाद में कुछ लोगों ने राजेश गर्ग नाम के एक शख्स के परिवार पर हमला कर दिया। जिसके लिए आरोपी गली में थार गाड़ी से ऐसे पहुंचे जैसे किसी को कुचलकर मार डालना चाहते हो। पीड़ित राजेश गर्ग वहीं खड़े थे, जो बड़ी मुश्किल से बचे। थार दीवार से टकराई और रुक गई। मेरे हस्बैंड बच गए हैं। वो गाड़ी तो उसने मेरे हस्बैंड को ही मारी थी, लेकिन वो गाड़ी जाके दीवार में लगी और ये दीवार टूट गई। इसके बाद आरोपी गाड़ी से बाहर निकले और राजेश गर्ग और उनकी पत्नी पर टूट पड़े। इसी दौरान 2 आरोपी स्कूटर से पहुंचे और वो भी मारपीट करने लगे। वीडियो में साफ नजर आया कि आरोपी ने महिला के बाल खींचे और सड़क पर उसे बेरहमी से पीटा। इस दौरान आरोपियों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि धमकियां भी दी। माता पिता को पिटता हुआ देख उनके बेटे ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों को ये बात भी नागवार गुजरी और उन्होंने उसे भी नंगा करके पीटा, जिसके लिए आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींचा और घसीटकर सड़क पर लाए। सड़क पर लाने के बाद आरोपियों ने उसे नंगा कर दिया और फिर लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई की। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान 2 पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बेखौफ आरोपी उनके सामने ही युवक से धक्का मुक्की करते रहे। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपी की तलाश जारी है। बताया गया कि पीड़ित राजेश गर्ग के घर में बने हुए बेसमेंट को जिम के लिए केयरटेकर के तौर पर दिया गया था, लेकिन आरोपी बाद में घर पर कब्जा करना चाहते थे और इसी विवाद में आरोपियों ने पूरे परिवार को पीट दिया। दावा किया गया कि आरोपियों में ओमकार यादव नाम का शख्स भी शामिल था, जो खुद को बीजेपी और आरएसएस नेता बताता था। इस घटना
घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला। हालांकि उन्होंने इस घटना को प्रदूषण से जोड़ दिया। प्रदूषण के कारण से है ना, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है। वहीं बीजेपी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए, दुखद घटना है ये और निश्चित तौर के ऊपर पुलिस एक्शन ले रही है। एक समाज को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के गुस्सा कम होना चाहिए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की 3 टीमों ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर करीब आधे घंटे तक ये बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया और प्रधानमंत्री आवास में खुले आसमान के नीचे हल्की धूप में बैठकर पीएम मोदी से सीएम योगी ने यूपी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो सबकी निगाहें सीएम योगी के हाथ में मौजूद फाइल पर गई। फाइल में क्या था अभी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम मोदी से यूपी में कैबिनेट विस्तार, एसआईआर को लेकर चर्चा की। एसआईआर में कटे उन नामों को लेकर भी चर्चा हुई जो परंपरागत रूप से बीजेपी प्रभावित क्षेत्र के माने जाते हैं। एसआईआर के दौरान जमीनी स्तर पर दिलचस्पी न दिखाने वाले कुछ बीजेपी नेताओं को लेकर भी चर्चा की गई। इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 पहलुओं पर चर्चा की है। पहला क्षेत्रीय संतुलन और दूसरा सामाजिक समीकरण। सूत्रों की माने तो इसी को ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट 6 नए चेहरे शामिल उसमें किए जा सकते हैं। वहीं 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। अभी देखिए 54 मंत्री हैं। मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो सकती है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने का काम भी किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 1 महीने के भीतर संगठन, मंत्रिमंडल में विस्तार, बदलाव, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए सीएम योगी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी प्रभु श्री राम की मूर्ति भेंट की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और जेपी नड्डा के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने इन तस्वीरों को एक्स पर शेयर करते हुए इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी के अलावा दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भी यूपी की सियासत को लेकर चर्चा की। सीएम योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संभावित मंत्रियों के नाम पर अब अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक पूजा पाल, समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले मनोज पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, इसके साथ महेंद्र सिंह और आरएलडी अपना दल से एक मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव आसमान से बातें कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईवे पर चांदी जैसे छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, फिर इसे लूटने की कैसे होड़ मच गई, आप ये रिपोर्ट देखिए। जिसने भी देखी चांदी उसने ब्रेक लगा दिया और सब जुट गए सड़क पर पड़ी चांदी को अपना बनाने में। जिसके हाथ में जो कुछ आया उसने उस पर कब्जा करने में देर नहीं की। इस दौरान हॉर्न बजते रहे, सड़क पर बस खड़ी हो गई, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। अब पता नहीं कि ये चांदी है या फिर उस जैसा दिखने वाला कोई दूसरा सामान। इस वक्त तो सब कुछ चांदी ही लगा। महिला हो या पुरुष, इस काम में कोई भेद नहीं, सब अपने अपने काम में जुटे दिखे। अब जिसने उसे ढूंढने और उठाने में जितनी मेहनत की उतनी ही उसकी जेब में भी गया। यहाँ तक कि लंबे जाम में फंसी बस और कार सवार भी लूटने के लिए अपनी जान पर खेल गए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नई कार खरीदना चाहते हैं, साथ ही प्रदूषण से राहत भी चाहते हैं, तो फिर ये खबर देखना आपके लिए जरूरी है। दिल्ली के बेलगाम प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत पुरानी डीजल या पेट्रोल कार बेचकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर दिल्ली सरकार आर्थिक मदद देगी। जानकारी के मुताबिक पहली 1000 गाड़ियां खरीदने वालों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये फैसला ईवी खरीद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आर्थिक मदद मिलने पर ज्यादा लोग डीजल या पेट्रोल कार की बजाय ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम और शादाब अहमद को तो जमानत दे दी, लेकिन उमर शर्जील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को 1 साल तक जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि अगर आप 5 साल से जेल में हैं, तो ये जमानत का आधार नहीं हो सकता। जो सबूत हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगे में संलिप्त थे, इसीलिए इनके खिलाफ आगे जांच होनी चाहिए। बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देकर बेल मांगी थी, लेकिन बचाव पक्ष की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित भी नहीं कह सकता, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि देश का जो संविधान है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के पक्ष में है। इतनी लंबी सजा बिना जुर्म साबित हुए संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। उमर खालिद और शर्जील को जमानत नहीं मिली तो इस पर कांग्रेस का रिएक्शन आया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने तो यहाँ तक कहा कि कोर्ट के ऐसे फैसलों से लोगों का भरोसा उठता है। तो यहाँ ये बेल क्यों नहीं? उमर खालिद के, शर्जील इमाम के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं लोगों का भरोसा उठता है। हालांकि बीजेपी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को कांग्रेस इकोसिस्टम के मुंह पर तमाचा बताया। वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। उमर खालिद कर रहे हैं, इनको तो कशाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन आरजेडी ने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों कुएं में जा गिरे और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने लोगों को परेशान कर दिया। रात में किसान इसी तरह कुएं के पास बैठकर खाना खा रहा था। निवाला मुंह में जाता तभी दबे पांव आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से डरा किसान बचने की कोशिश में कुएं में जा गिरा, साथ साथ तेंदुआ भी कुएं के अंदर पहुंच गया। गांव वालों को जैसे ही खबर मिली वो भागकर मदद के लिए पहुंचे। वन विभाग और पुलिस की टीमें भी आई। रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। तेंदुए को एक पिंजरे में फंसाया गया। लाइफ गार्ड्स कुएं में कूदे, लेकिन किसान वहां से जिंदा नहीं, मुर्दा बाहर आया। तेंदुआ तब भी जिंदा था, लेकिन ग्रामीणों ने तेंदुए को बाहर निकालने का विरोध करने लगे। वन विभाग को ग्रामीणों को समझाते समझाते 3 घंटे बीत गए और तेंदुआ भी पानी में ही मर गया। इस बीच किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसान की थाली देख हर किसी की आंखें भर आई। महाराष्ट्र के अकोला में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन ओवैसी को सुनने पहुंचे युवाओं की भीड़ इस कदर वहां बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने लाठी चटकाई तो ओवैसी की तकरीर सुनने आए नई उम्र के ये लड़के पीठ और पैर बचाकर भागते नजर आए। भागते वक्त कोई जमीन पर गिरा, कोई गिरने से बच गया, लेकिन भाग सब रहे थे। पुलिस वालों ने भी अनियंत्रित हो चुकी भीड़ को काबू करने में कोई ढिलाई नहीं बरती। किसी की पीठ पर लाठी चटकी तो किसी के पैर पर। कुछ ही देर में पूरा इलाका खाली हो गया। लाठीचार्ज के दौरान हुई भगदड़ में कई कुर्सियां टूट गईं, जगह जगह जूते चप्पल बिखरे नजर आए। जिस वक्त ओवैसी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उस वक्त ये लड़के रेलिंग फांदकर स्टेज के पास जा रहे थे, जिसके चलते स्टेज के पास जमावड़ा लग गया और इसी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। गाजियाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर एक महिला और 2 पुलिस वाले हंगामा करते दिखे। आरोप है कि जब घर के मालिक ने उनसे कार हटाने को कहा तो महिला बदसलूकी करने लगी। जाटों से लग जाटों से गाड़ी पार्क करने से रोकने पर महिला इतना भड़क गई कि उसने खुद को जाट बताकर धमकाना शुरू कर दिया। जाट हो और पैसों से 10 गुना ज्यादा हूँ, भट्टे
वाली हूँ। महिला ने पैसों का रौब दिखाते हुए 50 गाड़ियां खड़े खड़े खरीद लेने की डींगे हाँकी। ऐसी थार 50 खरीद दूंगी मैं खड़े खड़े। कभी क्या समझ रहा तू मुझे? देखते ही देखते पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद संपत्ति तक पहुंच गया। तुम्हारा सारा गाजियाबाद हमने हमारा है, तुम्हारा ही है। राजनगर एक्सटेंशन। काफी देर तक महिला खुद को वकील बताकर दादागिरी करती रही। बताया जा रहा है कि महिला के साथ जो दरोगा देख रहे हैं उनका नाम जितेंद्र राघव है और ये निवाड़ी थाने में तैनात है। वहीं खबर है कि दरोगा जितेंद्र राघव ने गलत पार्किंग का विरोध करने वाले युवकों पर अब निवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारी बवाल और पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की वजह से 2 पक्षों के बीच ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। प्रेम प्रसंग खुलने पर लड़की के गुस्साए परिजन लड़के के घर में आग लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को पहले ही इसकी सूचना मिल गई। पुलिस हंगामे को रोकने पहुंची तो लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया है, पथराव किया है। एक घायल पुलिसकर्मी आपको इस वीडियो में नजर भी आ रहा है जिस पर पत्थर से हमला किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के शोरूम में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई है। इस दौरान हुई अफरा तफरी में 3 महिलाएं बेहोश हो गई, जबकि कई बच्चे भी भीड़ में दब गए हैं। भगदड़ की वजह बना वो ऑफर जिसमें 5000 रुपए की साड़ी सिर्फ 599 में देने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर लगातार 199 से 599 की साड़ियों का प्रचार हुआ। इतनी बड़ी छूट की खबर जंगल में आग की तरह फैली। फिर क्या था, मानो पूरा शहर ही शोरूम पर उमड़ गया। एक ही वक्त पर 1000 से ज्यादा महिलाएं दुकान पर साड़ी लेने पहुंच गई। जितनी भीड़ शोरूम के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ शोरूम के बाहर जुट गई। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर में स्थिति बेकाबू हो गई। हर कोई इस छूट का फायदा लेने को बेकरार था। भगदड़ की सूचना पर पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची और किसी तरह हालात को संभाला। लखनऊ की एक ज्वेलरी शॉप में एक चोर ने पलक झपकते ही डिब्बों में रखी 21 अंगूठियां चुरा ली और मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में नजर आया कि चोर ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुआ और ज्वेलरी शॉप मालिक से अंगूठियां दिखाने को कहा, जिस पर दुकानदार ने अंगूठियां दिखाई। लेकिन शातिर चोर ने कुछ डिजाइन दिखाने की मांग की तो दुकानदार अंगूठी से भरे डब्बे वहीं छोड़कर दूसरे डिजाइन लेने चला गया। वहीं मौका पाकर चोर ने अंगूठी से भरे 2 डिब्बे लेकर दुकान से निकल भागा। इन डिब्बों में 21 सोने की अंगूठियां थी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की पर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। प्रेमी साउथ कोरिया का रहने वाला था और ग्रेटर नोएडा में प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। फ्लैट के अंदर फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे, मेज पर सिगरेट का पैकेट और लाइटर और सोफे के पास महंगी शराब की बोतल। आरोप है कि लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड ने इसी फ्लैट में अपने प्रेमी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोपी लड़की मणिपुर की रहने वाली है। वहीं जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो साउथ कोरियन है और एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर तैनात था। शुरुआती जांच में पता चला कि शराब पीने के बाद अक्सर दोनों के बीच मारपीट होती थी और इसी के चलते लड़की ने इस पर चाकू से हमला कर दिया और खुद उसे घायल हालत में लेकर अस्पताल पहुंच गई, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। ये घटना सेक्टर 150 के ATS होमक्राफ्ट सोसाइटी की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज फिर उत्तराखंड के कई हिस्सों में रैली निकाली गई और हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग की गई। अंकिता भंडारी के बैनर और पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए अंकिता को इंसाफ देने की मांग उठाई। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई इस न्याय यात्रा में आगे आगे महिलाएं चल रही थी और पीछे पीछे पुरुष। इस यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। इसी तरह का एक प्रदर्शन अल्मोड़ा शहर में भी हुआ, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस जहां सरकार पर मुख्य दोषी को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जवाब में बीजेपी सबूत की मांग कर रही है।
विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें चमोली की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यात्रा निकालने के बाद जनसभा भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सरकार पर हमला किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं एसआईटी के उन पुलिस अधिकारियों से भी कि वक्त बदलेगा और तुम भी नापे जाओगे। उन सबूतों को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो काम किया एसआईटी के उन अधिकारियों ने किया मुख्यमंत्री के आदेश पे। इधर बीजेपी भी सड़क पर उतर आई और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस से सबूतों की मांग कर रहे हैं। इस बीच विकासनगर से बीजेपी के नेता अरविंद सिंह तोमर ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।